आपको जैसे पता होगा, जो इमेजेस आपको दिखती हैं कि शिवलिंग के ऊपर 5 तरह के खांचे बने हुए हैं। एएसआई ने ये कहा है अपनी रिपोर्ट में, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो जो खांचे बने हैं वो प्राइमा फेसाई शिवलिंग से अलग दिखते हैं। उसका हम पार्टिकल लेंगे 10 ग्राम और ये पता लगा लेंगे कि ये छेड़छाड़ कब की गई थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है और हम फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे अगर कोर्ट कहेगी तो सैंपल कलेक्शन और उसकी रिपोर्ट हम प्रायोरिटी बेसिस पे सबमिट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लेबोरेटरी में ऑलरेडी बहुत चीजें पेंडिंग है जिसमें रिपोर्ट देने में काफी समय लग रहा है, पर क्योंकि ये केस नेशनल इंपॉर्टेंस का है, ये काम हम प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में मिली हुई एक महत्वपूर्ण जीत के बारे में, और उस जीत के नायक विष्णु जैन जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका विष्णु शंकर जैन जी। तो ये कल जो आदेश हुआ है कि एएसआई जो शिवलिंग प्रकट हुए थे पिछले वर्ष ज्ञानवापी में, उनकी जांच करे और उनकी जो आयु है वो निर्धारित करे। तो इसमें जो है, आप जो बेसिक इश्यूज आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फाइल किया था, आपने जो एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके बाद से क्या क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ, थोड़ा सा वर्णन करें उन घटनाओं का, और उसके बाद फिर हम लीगल इश्यूज पे बात करेंगे। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आपने सवाल पूछा, तो इनिशियली क्या आप जानते हैं कि जो ज्ञानव्यापी परिसर में कमीशन का ऑर्डर हुआ था वो 6 और 7 मई और 14, 15 और 16 मई को हुआ था, पिछले साल, ठीक आज से 1 साल करीब पहले। 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजू टैंक में हमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी और उसी दिन उस एरिया को हमने माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय के यहाँ उपस्थित होकर उस एरिया को सील करा दिया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट भी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा 17 मई 2022 के ऑर्डर से। और 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय के यहाँ से ट्रांसफर करके इसे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए। और उन्होंने अपने आदेश में ये भी लिखा कि ये एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसको एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर का ट्रायल करें, और इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को उसका पूरा ट्रायल सौंपा। साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आगे मैं बात बोलूंगा उसके लिए बहुत जरूरी चीज है, उन्होंने 20 मई के अपने ऑर्डर में लिखा कि हम ये केस ट्रांसफर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को फॉर डूइंग इंटायर ट्रायल, सारी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस एंड एंसिलरी प्रोसीडिंग्स। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2022 के ऑर्डर में ये उनके डायरेक्शंस है। इस आदेश के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट वेकेशंस में चली गई थी और वेकेशंस में हमारी पूरी लीगल टीम ने रिसर्च करके पूरी इसकी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 32 पिटिशन फाइल की। और हमने ये कहा कि जो 16 मई को कमीशन मिला है, इसकी पूजा के अधिकार हमें 16 मई 2022 को जो शिवलिंग मिला है, इसकी में पूजा का अधिकार चाहिए। और उस अधिकार को लेने से पहले सबसे जरूरी है कि असर्टेन हो जाए कि शिवलिंग का पूरा स्वरूप क्या है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि शिवलिंग हमें मस्जिद, तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे मिला है, तो उसका पूरा स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नियुक्त करें कि वो इसकी जांच कर सके, क्योंकि आपने ही उस एरिया को सील कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इस पिटीशन को विड्रॉ कर लीजिए एंड यू परस्यू योर रेमेडीज एज अवेलेबल अंडर लॉ। और उस समय ये बात आई थी कि 20 मई के आदेश में हमने पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशंस की इजाजत डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को दे रखी है, तो आपकी जो भी रेमेडीज है आप वहां पे जाके लीजिए जी। इसके बाद हमने तुरंत डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ एप्लीकेशन फाइल की अगस्त के महीने में ही, और ये मांग की कि भाई इस पूरे जो शिवलिंग जो एरिया जो सील हुआ है उसकी एएसआई द्वारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराया जाए,
उसकी एज, उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसका लेंथ, ब्रेथ, ये सारी चीजें निर्धारित हो कि लोगों के सामने, और हमारे केस का एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस से सच आ सके, तभी हम ट्रायल में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं बहुत ही जिम्मेदारी से, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी महोदय ने ना एएसआई को कॉल अपॉन किया, ना उनसे कोई रिपोर्ट मांगी, और 14 अक्टूबर 2022 को अंजुमन इंतजामिया को सुनने के बाद, जिनका ऑब्जेक्शन था कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है, जी, और एक और कंटेस्टिंग पार्टी को सुनने के बाद उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया कि भाई अगर शिवलिंग की एएसआई की जांच होगी तो इससे शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। ये बिना उन्होंने अपने आप एएसआई की निष्कर्ष निकाल लिया बिना किसी एक्सपर्ट अपने आप ओपिनियन। निष्कर्ष निकाला, बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के। मैं ये बात आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एज अ लॉयर कंडक्टिंग द केस। एएसआई जबकि को आपकी डिस्ट्रिक्ट जज एप्लीकेशन ऑर्डर 26 में सीपीसी है ऑर्डर कि 26 रूल 10A, ऑर्डर 26 रूल 10A और सीपीसी की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की परमिशन देता है। तो जी अंडर जी द जी प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 26 रूल 10A वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, द ऑनरेबल कोर्ट वाराणसी डिड नॉट कॉल द एएसआई टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन आवर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन पे एएसआई को कॉल अपॉन नहीं किया गया, और अजम्पशंस पे और कंजेक्चर्स पे अज्यूम कर लिया गया कि अगर कोई भी साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। और जी। ये बड़ी और अजीब सी मैं, बात है, ये अपने अजीब सी आप बात है, बहुत अजीब, हाँ बहुत बिना अजीब सी बात किसी है। से एक्सपर्ट से पूछे कैसे कर लिया है। जी और लॉजिकली भी मतलब इट डजेंट मतलब फिट इन द लॉजिक। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो मैं अपने आप से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब तक इसको कोई एक्सपर्ट नहीं तय करेगा तब तक ये कैसे तय होगा। करेक्ट। इसीलिए हम सबसे पहले कोर्ट गए। जाना चाहिए था अंजुमन इंतजामिया को, वो कह रहे थे फव्वारा, तो उन्हें कहना चाहिए था कि विष्णु जैन और उनकी पूरी टीम ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, झूठ बोला है, ये फव्वारा है और इसकी एक्सपर्ट जांच कराई जाए। पर उन्होंने इसका विरोध किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा नहीं, कोई जांच नहीं होनी चाहिए। जांच का विरोध उन्होंने किया। और अगर आपको याद होगा, जब कमीशन की कार्रवाई भी की थी, हमने करी थी, तो उन्होंने कमीशन की कार्रवाई का भी विरोध किया था जी कि जी नहीं, हाँ कोई जी अंदर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर 2022 को हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी। उस ऑर्डर के अगेंस्ट 1 नवंबर 2022 को हमने सिविल रिवीजन 114 ऑफ 2022 ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किया। 4 नवंबर 2022 को इसकी सुनवाई हुई ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से रिपोर्ट मांगी कि बताइए आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं बिना इसको डैमेज किए हुए, बिना इसको छेड़छाड़ किए हुए। नवंबर से लेके बराबर इसकी सुनवाई चलती रही। कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे टाइम मांगता रहा 3 महीने का, कभी और फर्दर टाइम, अपनी रिपोर्ट देने में उनको समय लग रहा था। और भी पक्षकारों ने इस बीच अपना विरोध हमारी याचिका के ऊपर दर्ज कराया, और अल्टीमेटली एक आदेश पारित किया इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जज ऑनरेबल जस्टिस ए के मिश्रा साहब वन ने, अरविंद कुमार मिश्रा वन ने आदेश पारित किया। उन्होंने एसआई से कहा कि आप अपनी रिपोर्ट अगली डेट पे सबमिट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस और सेंसिटिव मैटर है और अब आपको फर्दर टाइम नहीं दिया जा सकता। इसके जी बाद इसकी सुनवाई 11 मई को लगी थी, जो कि आज से 2 दिन पहले की डेट है। 11 जी मई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने जी यह कहा कि सीलबंद लिफाफे में तो रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी नहीं था, ना आपको सीलबंद लिफाफे में देना था। तो आप रिपोर्ट खोल के पार्टीज को दीजिए कि कम से कम वो रिपोर्ट पढ़ तो पाए कि रिपोर्ट में है क्या। जी उसके बाद उसी समय कोर्ट में वो रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे से खोली गई, हमें जी उसकी कॉपी उपलब्ध कराई गई। 52 जी पेजेस की ये रिपोर्ट है, और इन जी 52 पेजेस की रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट से, आईआईटी कानपुर, जी बीएसआईपी लखनऊ, और सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, वो है आईयूएसी, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर। ये फॉर्मली न्यूक्लियर साइंस सेंटर था। ये फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड है। इन जी हाँ। सारे एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने अपनी ओपिनियन कोर्ट के सामने रखी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द सीपीसी। और इनका ये कहना था कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए,
एएमएस टेक्निक्स के जरिए, सॉइल स्टेटोग्राफी के जरिए, जी। और भी इन्होंने बरियल टेक्निक्स बताई, और भी ऐसे रेडार टेक्निक्स बताई जिसमें शिवलिंग को बिना डैमेज किए हुए इसकी जांच और इसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। मैं यहाँ करेक्ट। पे जब ये बात रख रहा हूं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये जांच होगी, जब ये जांच होगी, अभी मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर पे आने से पहले इस जांच का स्वरूप बताना चाहता हूं कि जब ये जांच होगी तो ये जांच बहुत सारे लेयर्स में होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एसआई के एक्सपर्ट एक दिन जाएंगे और वहां पे रेडार लगाएंगे और कोई भी कंक्लूजन दे देंगे। इट्स बहुत ही हाईली टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है ये, हाईली टेक्निकल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। तो जो एसआई के एक्सपर्ट बॉडी है, इन सारे आईआईटी से जो एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने यही कहा है कि पहले वो उस एरिया को पर्सनली इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, जो सील्ड एरिया है, जिसकी कोर्ट उनको परमिशन देगा आगे आने वाले समय में। और इंस्पेक्ट करने के बाद वो बता पाएंगे कि किस तरह से इस जांच में आगे प्रोसीड किया जा सकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो सबसे पहला लेयर होगा इस जांच का, वो होगा जीपीआर सर्वे। जीपीआर सर्वे से पता चलेगा कि ग्राउंड भाई इस पेनिट्रेशन रेडार। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए पता चलेगा कि जो फर्स्ट फ्लोर है इसके नीचे भी कोई स्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं है। जी। अभी और वो शिवलिंग फर्स्ट का फ्लोर खोलने नहीं अर्घ्य, दे रहे हैं वो लोग। ये फर्स्ट फ्लोर पे है, नीचे वाला फ्लोर नहीं खोलने दे रहे, नहीं ग्राउंड फ्लोर खोलने दे नहीं रहे हैं। खोलने दे रहे, वो हम्म। आर्टिफिशियल वॉल से बंद है। हम्म। तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए पता चलेगा कि नीचे वहां पे क्या चीजें मौजूद है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जब हम कमीशन की कार्रवाई लेके गए थे, एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई, तो उस कार्रवाई की अपनी सीमाएं थी। उस कार्रवाई में हम किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या आर्टिफिशियल वॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। हमें कोर्ट को वस्तु स्थिति बता के उनके सामने रिपोर्ट सबमिट करनी थी। पर आगे का जो काम है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर सकती है। इसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, उसके बाद अगर एएसआई को लगता है कि हाँ नीचे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो एस्केवेशन। एस्केवेशन के बाद जब, अगर मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूं, अगर चीजें मिलती हैं नीचे, तो फिर उसमें से पार्टिकल या सैंपल कलेक्शन, जिसे डेटिंग एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसका बहुत शोर शराबा और बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया गया कि शिवलिंग कि शिवलिंग की डेटिंग की मांग कर रहे हैं ये लोग, विधर्मी हैं, और शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। हाँ, वो तो शि- वो उनका जो जितेंद्र सिंह बिसेन जो पक्षद्रोही हो गया है उससे वो करता रहता है। तो हमने कभी भी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने शिवलिंग को सील कराने की मांग की, वो शायद इस देश में आखिरी लोग होंगे जो शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की मांग करें। करेक्ट। तो जब हमारी ग्राउंड तो आस्था पेनिट्रेशन है रेडार शिवलिंग के, में। जी, जब ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार हो जाएगा, एक्सकेवेशन हो जाएगा, तो शिवलिंग का जो स्वरूप मिलेगा, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जी। नीचे जो सॉइल है, उस जी। सॉइल से भी पता लगाया जा सकता है कि शिवलिंग कितना पुराना है। नीचे जो पार्टिकल्स मिलेंगे, नीचे जो शिवलिंग के इर्द गिर्द का एरिया मिलेगा, उससे पता लगाया जा सकता है शिवलिंग कितना पुराना है। और मेरी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन नंबर 250 गा, उसपे जी। हमने लिखा था कि शिवलिंग के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके इर्द गिर्द के एरिया का डेटिंग होना चाहिए, जिससे शिवलिंग की एज, स्वरूप, इसका नेचर, इसकी प्रकृति निर्धारित हो सके। जी। और इसके बाद एएसआई के पास और भी जो माध्यम है, और भी उन्होंने अपनी एफिडेविट्स में और रिपोर्ट्स में लिखा है कि एक्सआरडी उनके पास रेडार्स है, जिससे वो पता लगाएंगे कि भाई ये सिंगल रॉक का बना हुआ है कि नहीं। और जो फाउंटेन की थ्योरी है कि हम्म। नीचे से फव्वारा था, पानी आ रहा था, उस हम्म। थ्योरी को भी डिमोलिश किया जाएगा। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि हाँ। अगर नीचे से कोई पानी नहीं आ रहा है और वो सिंगल फॉर्मेशन रॉक है, हम्म। तो वो फाउंटेन नहीं हो सकता है। लोगों ने मुझे बहुत मेरे से सवाल पूछा, ये करा के आपको क्या मिल जाएगा, क्या फायदा इसका, आपने मान ही लिया शिवलिंग है तो इसकी जांच कराने की क्या जरूरत है। भैया, जांच कराने की इसलिए जरूरत है कि विष्णु शंकर जैन के मानने से या समाज के मानने से कभी भी कोर्ट में आप ये नहीं प्रूव कर सकते हैं कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है। शिवलिंग है कि फाउंटेन है, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ एएसआई क्लैरिफाई कर सकती है। इसीलिए एएसआई की मांग की गई है, और एएसआई ने ये ओपिनियन दी है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बताना चाहता हूं मैं, आपको जैसे पता होगा, जो इमेजेस आपको दिखती हैं कि शिवलिंग के ऊपर 5 तरह के खांचे बने हुए हैं। जी एएसआई हाँ। ने जी ये हाँ। कहा है अपनी रिपोर्ट में
जी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो जो खांचे बने हैं वो हम्म। प्राइमा फेसाई शिवलिंग से अलग दिखते हैं। उसका हम्म। हम पार्टिकल लेंगे 10 ग्राम और ये पता लगा लेंगे कि ये छेड़छाड़ कब की गई थी। वेरी गुड, तो सारा भेद ही खुल जाएगा। जी, तो ये सारी एक्सरसाइज हम कंडक्ट कर रहे हैं। पर इस एक्सरसाइज कंडक्ट करने में जो विघ्न पैदा किए गए और जो सारी बातें करी गई कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप भटक चुके हैं केस से, आप केस को दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला आप भटक चुके हैं, आपने पूरा डाइग्रेस कर दिया इशू, ये तो इशू ही नहीं है। अरे भाई मेन इशू यही है। मैं रिस्पेक्टफुली सबमिट ये करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कौन सी ऐसी मस्जिद है पूरे हिंदुस्तान में जहां मस्जिद के अंदर किसी को शिवलिंग मिलेगा? मुझे नहीं लगता है, मैंने तो ऐसी कोई मस्जिद नहीं देखी है, और अगर हो तो लोग बताएं। मस्जिद के अंदर शिवलिंग मौजूद है, उस पर वजू हो रहा है, और उसकी जब हम जांच की मांग कर रहे हैं तो लोग कहते हैं जो पार्टीज हैं कि आप डाइग्रेस कर रहे हैं इशू को। इशू को डाइग्रेस नहीं कर रहे हैं, ये कोर इशू है, ये आस्था से जुड़ा हुआ इशू है, ये साइंटिफिक इशू है, और इसीलिए इसकी जांच की मांग की थी। और अल्टीमेटली ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल इस मैटर को फाइनली सुनते हुए ये कहा कि आज ये केस हम डिसाइड करके रहेंगे। 11:30 बजे इस केस की सुनवाई शुरू हुई, शाम के 4 बजे तक इस केस की सुनवाई चली। अंजुमन इंतजामिया के वकील को, भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, एएसआई के वकील को, हम सारे लोगों को सुना गया। मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ऑनलाइन वीसी से वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और कोर्ट ने अल्टीमेटली यही निष्कर्ष पे पहुंचे कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी वॉज कंप्लीटली रॉन्ग एंड एरोनियस इन कमिंग टू द कंक्लूजन कि शिवलिंग की एएसआई जांच से शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। उस ये फाइंडिंग परवर्स है, अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, और उस फाइंडिंग को सेट असाइड कर दिया है, और एएसआई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की हमारी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो अंजुमन इंतजामिया का और जो दूसरे पक्षकार है उनका जो ऑब्जेक्शन था उसको खारिज कर दिया है, और ये इन प्रिंसिपल बात होल्ड कर दी है कि शिवलिंग की एएसआई जांच होनी चाहिए। अब ये जांच कैसे होगी, इसके लिए उन्होंने 22 मई डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी क्या नियुक्त की है, और ये डायरेक्ट किया है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के वकील हैं वो भी उस दिन कोर्ट में पेश होंगे और आगे की मोडालिटीज तय होंगी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, काफी लेयर्स में, काफी चरणों में होना है। तो कौन कौन से एक्सपर्ट्स होंगे ये सब तय होगा, और फिर कैसे कैसे साइट विजिट होगा, कौन कौन साइट विजिट में जाएगा, फिर उसके बाद क्या टेक्निक्स अडॉप्ट करनी है, सारी बातें, फर्दर मोडालिटीज इसमें तय होंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, और हम फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे अगर कोर्ट कहेगी तो सैंपल कलेक्शन और उसकी रिपोर्ट हम प्रायोरिटी बेसिस पे सबमिट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लेबोरेटरी में ऑलरेडी बहुत चीजें पेंडिंग है जिसमें रिपोर्ट देने में काफी समय लग रहा है, पर क्योंकि ये केस नेशनल इंपॉर्टेंस का है, ये काम हम प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। तो ये आज तक का डेवलपमेंट था, और मुझे लगता है कि कल जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इस केस के लिए, और ये आगे की इस केस की जो ट्रायल है उसकी दिशा और दशा तय करे। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी भी बात चल रही थी कि रिपोर्ट में ये भी आया है कि यह शिवलिंग जो है वो प्राइमा फेसी मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड लगता है। क्या इस तरह की कोई बात आई है क्या? जी, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऑन द कर्सरी फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसाई देखने से लगता है कि ये शिवलिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, और बाकी बातें तो आगे आने वाले समय में पता चलेंगी। पर मैं ये सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के केस में हमने देखा कि जब एएसआई पिक्चर में आई और एएसआई की रिपोर्ट राम मंदिर के केस में मील का पत्थर बनी, ये बताने के लिए कि नीचे वहां पे 14 कसौटी के पिलर्स हैं, ये बताने के लिए कि वहां पे नीचे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह से इन इन सारे केसेस में जहां पे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का ये मैटर होता है, सिर्फ हिस्ट्री को या औरंगजेब के फरमान को कोट करके कभी कोई केस नहीं जीता जा सकता है। उसको आपको एक्सपर्ट ओपिनियन से कोरोबरेट करना पड़ेगा। हम ट्रैवल अकाउंट्स देंगे, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स देंगे, औरंगजेब के फरमान देंगे, सारी किताबें देंगे, वो एक पहलू हो गया अंडर सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वो एक पहलू हो गया। पर एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जब वो चीज कोरोबरेट होती है तो आपका केस पुख्ता होता है, और इसीलिए हम इस कवायद में, इसी चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारी कोशिश है कि वहां पे सील्ड एरिया का, साथ ही साथ पूरे परिसर का
इंटायर परिसर का जो खसरा नंबर 9130 है, जहां पे तथाकथित मस्जिद है, इस पूरे परिसर का एएसआई जांच हो। मैं आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एक नहीं, हजारों सच्चाइयां, हजारों अननोन ट्रुथ्स लोगों के सामने और कोर्ट के सामने आएंगे। जो चीजें नहीं पता है, अनगिनत, आज जो आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है, वो चीजें बाहर आएंगी। सिर्फ वहां पे एएसआई जांच, डेटिंग, एक्सकेवेशन और जीपीआर सर्वे की जरूरत है। राम मंदिर के केस में जब हमें वो अल्टीमेटली हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए थे, उसके बाद जब मंदिर बन रहा था तब उसकी खुदाई में कितनी मूर्तियां मिली जो ओरिजिनल ट्रेंचेस खोदने नहीं दिए गए थे, जो ओरिजिनल ट्रेंचेस खोदने नहीं दिए गए थे। जब बाद में मंदिर बन रहा था तो उसकी खुदाई में भारी मात्रा में मूर्ति मिली, उस समय नहीं आपने करने दिया था। तो यहां पे अगर इस पूरे परिसर में प्रॉपरली एएसआई सर्वे हो जाए और ईमानदारी से रिपोर्ट आ जाए तो लोगों के सामने सच आएगा। और मुझे लगता है इसमें मुस्लिम पक्ष को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो केस ही यही है कि उन्होंने कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है। उनका तो केस ही यही है कि औरंगजेब ने वो तो मस्जिद पलट जाते हैं ना प्लेन तुरंत लैंड पे जैसे। प्लेन लैंड पे बनाई है, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है। ये तो उनका केस है। वो जो दीवारें हैं मंदिर की जो साफ दिखती हैं काशी विश्वनाथ में, वो क्या है जिसके वो ऊपर कहते हैं गुम्बद कि खड़ा हुआ? औरंगजेब ने प्लेन लैंड पे मस्जिद बनाई है, किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई है। नहीं, देखिए, अयोध्या का जहाँ तक प्रश्न है तो अयोध्या में तो एएसआई ने नीचे जो स्ट्रक्चर है उसकी होने की बात बताई थी, लेकिन कोर्ट के सामने वो क्लियरली ये नहीं कह पाई कि उसको तोड़ के ही ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि बाबरी मस्जिद जी का जो स्ट्रक्चर था उसमें हालांकि दूसरे चिन्ह मिले थे, लेकिन प्राइमा फेसी जो था वो एक अलग स्ट्रक्चर दिखता था। यहाँ तो प्राइमा फेसी साफ दिख रहा है, कोई भी नंगी आंखों से देख सकता है कि मंदिर की दीवारें हैं, उसके ऊपर गुंबद चढ़ा दिया गया है। तो इसको बिल्कुल। तो कैसे ये और उसके साथ ये फरमान मिलते दिक्कत। हैं मासिर आलमगीरी, ट्रैवलर्स अकाउंट, तो सारी चीज़ें जो है वो पूरा आपको पूरा का पूरा लिटरेरी अकाउंट मिलता है। यस, यस। तो ये मतलब वी विल प्रूव, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये काम कंडक्ट कर लें, ईश्वर हमें इस चीज में शक्ति दे। उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्लिंचिंग एविडेंस के द्वारा ये प्रूफ करेंगे कोर्ट के पटल पे कि ये ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं था, ये ज्ञान व्यापी मंदिर है। इसको झूठ और फरेब करके इस मंदिर परिसर को मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे आदि विश्वेश्वर का, हमारे बाबा का मूल स्थान यही है। और जब इसका एएसआई जांच होगा तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, उम्मीद से परे, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन चीजें मिलेंगी, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैं सिर्फ आज की डेट में इतना कहना चाहता हूं। तो इसीलिए हम इस चीज की कवायद में लगे हुए हैं। और ये जो बहुत ही 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला स्वयं 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो समय काशी विश्वनाथ में विराजमान था। इसकी पौराणिक समय से इसका महत्व है, हमारे सारे सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, मदर ऑफ सिविलाइजेशन है। और वहां से हम सारे सनातनी ये विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, हमारी बिलीफ फेथ और आस्था है कि उनके दर्शन मात्र से हम सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम सबका जीवन धन्य होता है। और इसीलिए सारे सनातनियों को ये आध्यात्मिक लाभ मिले, इसकी लड़ाई हम और हमारी लीगल टीम कर रहे हैं और करते रहेंगे, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से। और यही कोशिश रहेगी कि ईश्वर इस लड़ाई में हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे कि आगे की जो मार्ग है वो प्रशस्त होते चले जाए। अच्छा, इसमें एक और इशू था कि लोअर कोर्ट्स में बहुत सारे सूट्स फाइल हो गए थे और उनका कंसोलिडेशन करवाना था, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, हमने इसमें पहले ट्रांसफर की एप्लीकेशन मूव की। बहुत सारे ऐसे सूट्स थे जो हमारे सूट को देखते हुए फाइल हुए थे काफी लोगों द्वारा। ये लोग तो हमने, क्रेडिट की दौड़ में रहते हैं क्या? एक साहब देखा देखी कर देते हैं जैसे मथुरा में भी हुआ। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। और यहाँ पे सारे सनातनियों को एक होके एक पर्पस के लिए, एक कॉज के लिए लड़ना चाहिए। जैसे विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, संजय दीक्षित, या सारे सनातनियों का केस है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोर्ट में एक यूनाइटेड होकर अपनी बात लड़ें और रखें, और वही हमारी कोशिश रहती है, ना हमारा और कोई पर्पस नहीं है। तो हमने इसीलिए सबसे पहले
सुप्रीम कोर्ट में मैंने मैटर मेंशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का एक केस, एक ट्रायल सिविल जज सीनियर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ भेजा हुआ है। तो मैंने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी कि ऑलरेडी 9 सूट्स और फाइल हो चुके हैं, उन सारे सूट्स को भी आप डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स पास होने के चांसेस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम मैटर इन इश्यू में सेम सब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे एक केस डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ चले, जिसकी फर्स्ट अपील हाईकोर्ट जाएगी और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट आएगी, और दूसरा केस सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ चलेगा, जिसकी फर्स्ट अपील डीजे के आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज के आ जाएगी, उसका रिवीजन 227 हाई कोर्ट जाएगा, फिर उसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो 4 लेयर्स उधर हो रहे हैं, यहाँ पे 3 लेयर्स है, ऑलरेडी एक लेयर सुप्रीम कोर्ट ने कट डाउन कर दिया। तो ये लाभ सबको मिले और सारे केसेस एक जगह डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के ट्रांसफर किए जाए। इस पे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने सुनवाई की, सुनवाई करके फैसला रिजर्व रखा। रिजर्व रखने के बाद अराउंड 5 डेट या 6 डेट तक अपना फैसला नहीं सुनाया। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में विवश होके अंडर कंपल्शन ये बात मेंशन की, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 21 अप्रैल तक फैसला नहीं आता तो हम इस केस को सुनवाई करेंगे, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस को ट्रांसफर करने की फाइल थी। बट इन द मीन टाइम खुशी की बात ये रही कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने सारे सूट्स को अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया है, और उसके बाद उस आदेश में ही लिखा हुआ है कि ये सारे केसेस एक प्रकृति के प्रतीत होते हैं, एक ही सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी के हैं, इसलिए कंसोलिडेशन पे हम ऑर्डर पास करेंगे। कंसोलिडेशन के लिए सीपीसी में ऑर्डर 4A है, यूपी अमेंडमेंट, उसके तहत हमने कंसोलिडेशन की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज महोदय वाराणसी के यहाँ फाइल की है, जिसमें कल बहस होकर फैसला सुरक्षित हो चुका है, जिसका फैसला 19 मई को आना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सारे केसेस साथ में क्लब हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे, और सारा ट्रायल फिर डिस्ट्रिक्ट जज महोदय वाराणसी का प्रोसीड करेगा। जी, तो काशी का बहुत आपने अच्छी सूचना दी, बहुत ही अच्छा समाचार सुनाया। चलते चलते हम ये भी पूछ लेते हैं कि मथुरा में अब क्या स्थिति है। देखिए, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का हमने ओरिजिनल ट्रायल कहा है कि इसका ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट करे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ यूपी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास हाईएस्ट अथॉरिटी कोई भी केस का ओरिजिनल ट्रायल करने की। उसके बाद उसकी फर्स्ट अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, फिर उसके बाद सेकंड अपील आती है हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी। तो 4 लेयर सिस्टम है। तो हमने कहा कि 4 लेयर सिस्टम से बहुत डिले होगा। हर एक एप्लीकेशन पे जो भी ऑर्डर पास होगा, कोई पक्ष उसका डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएगा, हाई कोर्ट आएगा, कहीं प्रोसीडिंग स्टे होगी, और ये लिंगर ऑन होता रहेगा, सालों साल डिसाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने सेक्शन 24 सीपीसी में एप्लीकेशन मूव की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ट्रांसफर पिटिशन, और ये मांग की कि इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट करे। और ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, लोगों की सेंसिटिविटीज और जन भावनाएं इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम को राम मंदिर का जो जजमेंट था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें 2 जजेस ने सेक्शन 24 की पावर एक्सरसाइज करते हुए 1989 में राम मंदिर के केस का ओरिजिनल ट्रायल अपने यहाँ मंगा लिया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट मंगा लिया था। उस ऑर्डर को हमने साइट किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर का जो जजमेंट था 1980 का, वो जजमेंट साइट किया कि जब मामले 2 कम्युनिटीज के होते हैं और नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, तो इसका ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट को करना चाहिए, और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हर पार्टी का राइट ऑफ फर्स्ट अपील होता है। फर्स्ट अपील इज अ मैटर ऑफ राइट, आप भी बहुत अच्छे से जी हाँ, जी जानते हाँ, हैं, जी हाँ। पता है। तो अगर इसका ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट करेगी तो उसकी फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसमें किसी भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। राम मंदिर के केस में भी यही हुआ। कितने ऐसे कमीशंस हैं, चाहे वो नेशनल कंज्यूमर फोरम हो, एनजीटी हो, जहां पे ओरिजिनल केस ट्राइब्यूनल में फाइल होता है, उसकी फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट आती है और वो मैटर वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ये केस ऐसा है जहाँ पे इतनी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं, और इतनी भावनाएं इन्वॉल्व है, इसलिए इसका ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट जल्द से जल्द करे। उस पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कराया दोनों पक्षों को सुनने के बाद। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कृष्ण जन्मभूमि का केस ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने यहाँ ट्रांसफर कराएगी, और फिर इसका ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल हाईकोर्ट में होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि वाराणसी के केस में भी आज नहीं तो कल इसका ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट आना पड़ेगा, कि इस केस में त्वरित न्याय मिल सके बिना ऑनरेबल जी हाईकोर्ट आए, क्योंकि इसमें ऐसे क्रूशियल इश्यूज इन्वॉल्व हैं कि जब तक इसका ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट नहीं आता है, तब तक इसका इसमें काफी विलंब होने की
या डिले की संभावना होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका भी ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए। जी। बस अंत में एक और प्रश्न, भोजशाला के मैटर में भी आपने केस फाइल कर रखा है भोजशाला लॉ? के मैटर में हमने जो पिटिशन फाइल की है उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेन पार्टी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑर्डर से ट्यूसडे को वहां पे हिंदू पूजा करते हैं और फ्राइडे को उसी परिसर में मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, सेम परिसर में, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट का उल्लंघन है, सेक्शन 16 का उल्लंघन है। क्योंकि जो जगह आप मंदिर मानते हैं, जिसमें आप हमें पूजा की इजाजत देते हैं हर हर वीक में, एवरी ट्यूसडे, तो आप उसी जगह पे किसी और को नमाज पढ़ने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? और जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं, जो यज्ञ कुंड है, हवन कुंड है, उसमें थूका जाता है। जो मेन हमारे जगह जहाँ पे हमारी माँ सरस्वती वाग देवी विराजमान है, वहीं पे नमाज पढ़ी जाती है। तो ये सबसे बड़ा इलीगल ऑर्डर है जो एएसआई ने पास किया। उस ऑर्डर को हमने चुनौती दी है ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने एएसआई को नोटिस जारी किया हुआ है। आज तक एएसआई ने करीब 1 साल हो गए अपना जवाब उसमें दाखिल नहीं किया। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के सामने एएसआई अपना जवाब दाखिल करे और फिर उस केस की हम फाइनल हियरिंग में प्रोसीड करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भोजशाला के मैटर में अब 3 नंबर ऑफ रिसर्च हमारे पास है। जो माँ वाग देवी की ओरिजिनल मूर्ति है वो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है और वो इस शर्त पे देने को तैयार है कि आप इसको वहीं पे इंस्टॉल करेंगे जहां से आई है। हनुमान जी की मूर्ति भोजशाला परिसर के अंदर से निकली है, जो आज भी एएसआई के कब्जे में है। बहुत सारे ऐसे मूर्तियां हैं जो वहां पे एक्सकेवेशन के दौरान मिली, जो एएसआई ने अपने कब्जे में रखी हुई, और उसके बाद एएसआई ने उस जगह पे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। तो बहुत ही ग्लेयरिंग केस है भोजशाला का। बहुत हैवी रिसर्च है हमारे पास भोजशाला की, हिस्टोरिकल हो चाहे वो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो। और उसमें भी मुझे उम्मीद है कि जब कोर्ट की प्रक्रिया में एएसआई अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कर देगी तो उसमें भी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हम सभी को बधाई हो, क्योंकि वस्तुतः हम सभी की ओर से आप जो हैं वो ये सारे केसेस जो हैं वो परस्यू कर रहे हैं। विशेषकर जो कल ऑर्डर हुआ है एएसआई का, वो एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के एक्सकेवेशंस और रिसर्च जो हैं वो होने बाकी हैं। लोग तो ताजमहल का भी डिमांड कर रहे हैं, और उसमें यदि कोई डाउट है, हम नहीं कहते कि वो मंदिर था या क्या भी था, लेकिन जो कुछ भी था उसका सर्वे करने में क्या प्रॉब्लम है? सही बात। इसका मतलब यदि आप सर्वे नहीं कर रहे हैं तो कुछ छुपा रहे हैं। तो एक बार फिर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और साधुवाद आपको हम सभी की ओर से। और इसी प्रकार आप हमारे सनातन धर्म की ध्वजा लहराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा।